वेलकम टू पवित्रा एकेडमी। और आज हम जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा हमारा फैब 2015 पेपर 2 विच वाज हेल्ड ऑन 22 फैब 2015। ठीक है, 22 फरवरी 2015 को जो एग्जाम हुआ था पेपर 2, उसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। यस, क्वेश्चन नंबर 1 इज which one of the following statements best summarizes the relationship between development and learning as proposed by Vygotsky? वाइगोत्स्की के द्वारा विकास और अधिगम के बीच में जो संबंध है उसके बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं। जो जीन पियाजे हैं वो कहते हैं कि भाई 4 स्टेजेज होती हैं और उन्हीं 4 स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में है तो उसको सेंसरी मोटर के अकॉर्डिंग पढ़ाओ। अगर बच्चा प्री ऑपरेशनल में है या पूर्व संक्रियात्मक में है तो उसको पूर्व संक्रियात्मक के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। यदि बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में है तो उसको मूर्त संक्रियात्मक के अकॉर्डिंग पढ़ाओ। और यदि बच्चा फॉर्मल ऑपरेशन में है तभी उसको हम एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में बात करें या अमूर्त चीज़ों के बारे में उसको पढ़ाएं। ठीक है, ऐसा कहा किसने? जीन पियाजे ने। मतलब इनका कहीं ना कहीं ये कहना था कि जो लर्निंग है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? डेवलपमेंट के ऊपर, कि जैसा डेवलपमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही लर्निंग होगी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें वाइगोत्स्की की, वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि भाई जो लर्निंग होती है वो डिसाइड करती है हमारी डेवलपमेंट को, वो डिसाइड करेगी हमारे विकास को, अधिगम विकास को डिसाइड करता है। सपोज जितना ज्यादा हम सीखते हैं उतना ज्यादा हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट भी होता रहेगा। ऐसा कहा किसने? वाइगोत्स्की ने। तो यहाँ पर वेरिएशन है। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं। विकास अधिगम से स्वाधीन है? बिल्कुल भी नहीं जी, स्वाधीन नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई विकास एक अलग चीज है और लर्निंग एक अलग चीज है, अधिगम एक अलग चीज है, बिल्कुल भी नहीं। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, ये बात सही है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग। देखिए पहले अधिगम होगा उसके बाद में विकास होगा। ठीक है जी, पहले होगा अधिगम और उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा विकास। ठीक है जी, कुछ ऐसा कहा है किसने? वाइगोत्स्की ने। विकास अधिगम का समानार्थक है? जी नहीं, समानार्थक नहीं है, ऐसा नहीं कहा है उसने। अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं, ऐसा भी कुछ वाइगोत्स्की ने नहीं कहा है। मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो यही होगा हमारा सही जवाब। डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, पहले लर्निंग होगी उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होगी, ये किसने कहा? वाइगोत्स्की ने। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is a major criticism of कोलबर्ग्स थ्योरी? कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? यस, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। जो इन्होंने थ्योरी बनाई, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट या नैतिक विकास का सिद्धांत, और इस सिद्धांत को करने के लिए देखिए कोई भी सिद्धांत बनाना है तो सिद्धांत का मतलब क्या है, थ्योरी का मतलब क्या है कि वो यूनिवर्सल होनी चाहिए। यूनिवर्सल मतलब वो सबके ऊपर लागू होनी चाहिए। ठीक बात है। तो इन्होंने क्या किया था कि शिकागो शहर के 72 बॉयज को लिया और केवल उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस उनको स्टोरीज सुनाई, स्टोरीज के बिहाफ पे फिर उनसे पूछा गया कि भाई इस सिचुएशन में अगर आप होते तो क्या करते और क्यों करते, या फलाने ऐसा किया तो क्यों किया, उसके पीछे कारण क्या है। उन कारणों को जानकर ही उन्होंने डिसाइड किया अबाउट द मोरलिटी ऑफ ए पर्सन। ठीक है, नैतिकता के बारे में जाना। तो देखिए यहाँ पर 2 बातें बनती हैं। एक तो वो बच्चे केवल शिकागो के थे, एंड सेकंड थिंग वो सारे के सारे बॉयज थे। और यही मेजर क्रिटिसिज्म रहा किसका? कोलबर्ग की थ्योरी का। अब देख लेते हैं। कोलबर्ग प्रपोज्ड ए थ्योरी विदाउट एनी इंपेरिकल बेसिस। नहीं, हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि भाई कि बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के प्रस्तुत किया। जी नहीं, ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं था। नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, ये भी क्रिटिसिज्म नहीं है। कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में
सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ये बात सही है जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। और फोर्थ भी देख लेते हैं, कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है। जी नहीं, बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख किया है 6 स्टेजेस का, ठीक है। तो ये भी इसका क्रिटिसिज्म नहीं होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। दैट कोलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग ऑफ मेन एंड वुमन। हरा केवल अगर कल्चर की भी बात करें तो उन्होंने केवल वेस्टर्न कल्चर की बात की है, केवल अमेरिका के एक शहर के बच्चों को उठाया है। और आपको पता है कि जो मोरालिटी होती है वो कल्चर टू कल्चर वेरी करती है। भाई अब एक इंडियन मोरालिटी है, क्या वो अमेरिकन मोरालिटी के समान है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इवन ये मैटर करती है, ये वेरी करती है फ्रॉम मेल टू फीमेल, ठीक है। फीमेल्स की मोरालिटी डिफरेंट होती है, मेल्स की मोरालिटी डिफरेंट होती है। तो ये इसके मेजर क्रिटिसिज्म रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन ए लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम, यस लर्नर सेंटर्ड या शिक्षार्थी केंद्रित, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात चल रही है। मतलब वो एजुकेशन जिसमें सेंटर में चाइल्ड होगा, बच्चा होगा, ठीक है। द टीचर वुड, अध्यापिका क्या करेगी भाई उसमें? अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। जी नहीं, हम सभी इंडिविजुअली डिफरेंट हैं, हमें मुकाबला नहीं करना है एक दूसरे से। वह अपने विद्यार्थियों को जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। जी नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड में हम गाइडलाइंस नहीं देते हैं। हम गाइड तो कर सकते हैं लेकिन गाइडलाइंस नहीं दे सकते हैं, तो ये भी ज्यादा सही नहीं होगा, हमारा ऑप्शन थर्ड देखते हैं। एम्प्लॉय सच मेथड्स इन विच द लर्नर्स आर एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव फॉर देयर ओन लर्निंग। जी हाँ, ये बिल्कुल सही जा रहा है। फोर्थ भी देख लेते हैं, मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों को उनकी सजगता के लिए आकलन करना। जी नहीं, चाइल्ड सेंटर्ड में टीचर जो है वो एज ए गाइड और फैसिलिटेटर काम करता है, तो ये चीज नहीं होगी। हमारा ऑप्शन नंबर 3 ही बिल्कुल सही है। क्या? इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। यस, यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। According to Gardner's theory of multiple intelligence, the factor that would contribute most for being a self-aware individual would be, बहुबुद्धि सिद्धांत में आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा। यस, आत्मबोध क्या होता है भाई? देखिए, संगीत में नहीं होगा, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने बात ही नहीं की है, लिंग्विस्टिक भी नहीं होगा, हमारा आंसर होगा इंट्रापर्सनल। अब देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं, एक होता है इंटरपर्सनल और एक होता है इंट्रापर्सनल। अब जहां तक बात है इंटरपर्सनल की, इंटर का मतलब होता है किसी और के साथ, मतलब दूसरे के साथ, ठीक है। और इंट्रा का मतलब होता है स्वयं से। मतलब यहां पर क्या मतलब है कि भाई किसी दूसरे को जानना, और यहां पर क्या मतलब है स्वयं को जानना। और यहां पर भी बात क्या की गई है? सेल्फ अवेयर की या आत्मबोध की, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? अंतः वैयक्तिक या इंट्रापर्सनल सही होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। एक जो मेजर डिफरेंस है वाइगोत्स्की और पियाजे की सोच में, उनकी दृष्टिकोण में, वो क्या होगा? व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। जी नहीं, ये डिफरेंस नहीं है। बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, ये भी नहीं है। भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण, ये सही बात जा रही है। ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, ये भी दोनों ने ही कहा है। मतलब ये डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्या? देयर व्यूज अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट। तो यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। बड़ा वेरिएशन है लैंग्वेज और थॉट में, ठीक है, दोनों में। तो अगर आपको इनके बारे में समझना है, पियाजे वाइगोत्स्की के बारे में, तो आप हमारे चैनल पे जाके
इनसे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, और वही वीडियोस वेबसाइट पे भी उपलब्ध है हमारी, तो आप प्लीज़ वहाँ पे विजिट करिए और डिटेल में इनको समझिए, क्योंकि इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 पर। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप किससे सबसे अधिक सहमत हैं? चलिए जी, एक डिबेट चलती है किसके ऊपर? गर्ल्स एंड बॉयज हैव स्पेसिफिक सेट ऑफ एबिलिटीज ड्यू टू देयर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है कि भाई आनुवंशिक घटकों के कारण या जेनेटिक मटेरियल के कारण भेदभाव होता है लड़के और लड़कियों में, इसके ऊपर एक डिबेट चलती है। ठीक है, आप किस चीज से एग्री करेंगे? ठीक है, तो देख लेते हैं जी भाई। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, यस ये बात सही है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। हेरिडिटरी कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन हमारा टॉपिक भी क्या है? जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट। हम उसके तहत क्या कर देते हैं, हमारे समाज में क्या किया जाता है कि जब एक लड़का रोता है तो कहा जाता है कि भाई तू क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है। उससे लड़के के दिमाग में क्या आएगा, और लड़की के दिमाग में भी क्या आएगा कि भाई लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं रोते हैं। और ये जो चीज है ये समाज ने दी है, ये कहीं से भी हेरिडिटरी से या लिंग भेद की वजह से ऐसा नहीं होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। यौवनारंभ के बाद लड़के और लड़के एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। बिल्कुल गलत बात है, ये विपरीत की जाती हैं। यस, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है। अगेन ऐसा कुछ नहीं है भाई, जेनेटिकली कुछ नहीं होता है, ये भी सही नहीं होगा। लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? बॉयज कैन नॉट बी केयरिंग, ऐसा कुछ नहीं है भाई, लड़के भी केयरिंग हो सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। गर्ल्स आर सोशलाइज्ड टू बी केयरिंग व्हाइल बॉयज आर डिस्करेज्ड टू शो इमोशन सच एज क्राइंग। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। इस संदर्भ में वह करेगी, यस क्या करेगी? वांट टू एंश्योर दैट हर स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिकली मतलब अंदर से, स्वयं से, सेल्फ मोटिवेटेड है। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए भाई? स्पेसिफाई यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन। यस, बिल्कुल भी नहीं हो सकता ये तो भाई कि भाई आप यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड रख दें, बिल्कुल गलत बात है। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, ये बात बिल्कुल सही जा रही है भाई। वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना, बिल्कुल भी नहीं। इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित करती हैं। देखिए, अभिसारी चिंतन या कन्वर्जेंट थिंकिंग ये होती है कि जो हम बहुत सारे फैक्ट्स के आधार पर कोई एक डिसीजन निकालते हैं। मतलब जब हमारी फोकस केवल एक ही जगह पे होता है, और फोकस एक जगह पे होने का मतलब क्या है कि हम डाइवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो हम क्या करेंगे, अंतिम परिणाम पर ध्यान नहीं देंगे, देने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देंगे। ये बात बिल्कुल सही है। क्या? फोकस ऑन प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन रादर देन ऑन फाइनल आउटकम। इंडिविजुअल चिल्ड्रन पर ध्यान देना आवश्यक है, और यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। फेलियर ऑफ ए चाइल्ड टू परफॉर्म वेल इन क्लास टेस्ट लीड्स अस टू बिलीव दैट। कक्षा परिणामों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि यदि एक बच्चा भी फेल हो रहा है तो उससे हमें क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए। असेसमेंट इज ऑब्जेक्टिव एंड कैन बी यूज्ड टू क्लियरली आइडेंटिफाई फेलियर्स। देखिए, हमें टेस्ट का यूज, असेसमेंट का यूज फेलियर को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं करना है। ये हमारा ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। There is a need to reflect upon the syllabus, pedagogy and assessment processes. Very good, ये बात बिल्कुल सही है।
पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, फिर बाद में इसको समझते हैं। कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है। जी नहीं, बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं कि भाई कुछ तो फेल होते ही है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं, ये भी हम बिलीव नहीं करेंगे। यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, यदि एक बच्चा भी फेल हुआ है तो हमें इस बात को समझना है कि हम उस बच्चे के लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, हर बच्चा इंडिविजुअली डिफरेंट है, सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं। ठीक है, तो अगर हम उसके लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा अपने सिलेबस के ऊपर, पेडागोजी के ऊपर, मतलब अपने शिक्षण की तकनीक के ऊपर, और असेसमेंट प्रोसेसेस के ऊपर भी, कि भाई हमारे असेसमेंट में तो कोई कमी नहीं है, या हमारे पढ़ाने में तो कोई कमी नहीं है, या सिलेबस में तो हमने कुछ ऐसा नहीं दे रखा है, या कुछ ऐसा और इंक्लूड करना पड़ेगा जो इस बच्चे को भी इन्वॉल्व कर पाए। ठीक है, तो मतलब हमें बच्चे के लेवल तक पहुंचना ही पहुंचना है, और इसीलिए हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। देयर आर फ्यू चिल्ड्रन इन क्लास हु मेक एरर्स, which of these is most likely to be your analysis of the situation। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं भाई जो गलतियां करते हैं, ऐसे में आप क्या कहेंगे, मतलब क्या सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, बिल्कुल गलत बात है भाई अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। बच्चों के अध्ययन में रुचि नहीं है, ये भी गलत बात है। बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था, ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो गई है। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। यस, यही बिल्कुल सही होगा। ये पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 8 से, कि भाई हमें अपनी ही पेडागोजी पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। A student highlights the main points in a chapter, draws a visual representation and poses questions that arise in her mind at the end of the chapter। बड़ा अच्छा कर रही है लड़की तो। ठीक है, she is, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह क्या कर रही है? भाई देखो क्या कर रही है, बच्ची का पढ़ने का स्टाइल देखो। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है उनको वो हाईलाइट करती है। ठीक है, उसके बाद में विजुअल रिप्रेजेंटेशन बनाती है, मतलब फ्लो चार्ट जैसा बना लेती है कि भाई ये है, फिर इससे ये दो चीजें निकली हैं। ठीक है, फिर यहाँ से ये हुआ, ये यहाँ से कनेक्टेड है, फ्लो चार्ट जैसे हम बनाते हैं ना वैसा कुछ बनाती है। और उसके बाद में एंड जब आ जाता है चैप्टर का, उसमें वो क्या करती है, क्वेश्चन बनाती है, क्वेश्चन लिखती है जो उसके दिमाग में आ रहे हैं। तो मैं कहूँगा बेस्ट तकनीक है पढ़ने की। तो अब देख लेते हैं भाई इसको। ट्राइंग टू रेगुलेट हर ओन थिंकिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, वेरी गुड, यही तो कर रही है वो, अपनी ही थिंकिंग को रेगुलेट कर रही है। ठीक है जी, बिल्कुल सही ऑप्शन होना चाहिए। अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, ट्राइंग टू यूज स्ट्रेटेजी टू मेंटेन रिहर्सल, रिहर्सल वगैरह तो कुछ नहीं कर रही है भाई वो। ठीक है, ये नहीं होगा। एंश्योरिंग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ट्राइंग टू यूज मेथड ऑफ लोकाई, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। जी नहीं, ये भी कोई विधि का तरीका नहीं है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही, कि वो अपनी ही थिंकिंग को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है और अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज कर रही है। ओके, तो ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। हाउ कैन ए टीचर हेल्प चिल्ड्रन बिकम बेटर प्रॉब्लम सोल्वर्स, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? यस, कैसे कर सकती है भाई? विविध प्रकार की समस्याओं को समाधान करने के मौके देना तथा उनको हल करते समय सहयोग देना। बिल्कुल, देखिए हमारा एनसीएफ 2005 भी यही कहता है कि हमें बच्चे को फैसिलिटेट करना है और बच्चे को मौके देना है, मतलब बच्चे को कुछ नया करने के लिए उसको हमें एक वातावरण बनाकर देना है। ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहा है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं।
बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल भी नहीं भाई, खुद से निर्माण करना है, पाठ्य पुस्तक में क्यों देखेंगे वो। विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। अभी उपलब्ध कौन करा रही है, ये तो भाई अध्यापिका करा रही है, और जबकि हम तो चाइल्ड सेंटर्ड बात कर रहे हैं, तो ये भी गलत होगा। समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही। बाय गिविंग चिल्ड्रन ए वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स टू सोल्व एंड सपोर्ट व्हाइल सॉल्विंग देम, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच वन डू यू एग्री विद? निम्नलिखित कथनों में से आप किस से सहमत हैं? लर्निंग इज कंप्लीटली गवर्न बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ऐसा तो कुछ नहीं है भाई कि केवल एक्सटर्नल स्टिमुलाई ही करते हैं। लर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस इट इज असेस्ड एक्सटर्नली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। जब तक नंबर नहीं मिलते तब तक हम सीखते नहीं है क्या? ऐसा भी कुछ नहीं है भाई। लर्निंग हैज टेकन प्लेस ओनली इफ इट इज एविडेंट इन बिहेवियर। अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। जी नहीं, लेटेंट लर्निंग भी होती है। ठीक है, जैसा कि बताया था टोलमैन ने, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, ये बिल्कुल सही बात है। लर्निंग टेक्स प्लेस इन ए सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल सही बात। और ये कहा किसने? लेव वाइगोत्स्की ने। ठीक है, और वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम भी क्या है? थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। ओके, तो यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 12 का। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ दीज इज ए प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? यस, डेवलपमेंट अकर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई, ये तो है ना। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अनोन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, बिल्कुल सही बात है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। एक्सपीरियंस इज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ डेवलपमेंट, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, ऐसा नहीं है भाई, केवल अनुभव से ही होता है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित, अरे नहीं भाई, दंड के तो नाम भी मत लिया करो। ठीक है, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है, सही ढंग से अनुमान नहीं लगा सकता है, हाँ अनुमान लगा सकता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही है। और इसको एक बार समझ लेते हैं क्या है मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस में। देखिए, पहली बात तो हम इनफ मैच्योर होने चाहिए, मतलब हम परिपक्व होने चाहिए किसी भी चीज को सीखने के लिए। जैसे कि मैं कहूंगा कि कोई 2 साल का बच्चा साइकिल चलाना नहीं सीख सकता, क्यों? क्योंकि वो फिजिकली एज वेल एज मेंटली इतना मैच्योर है ही नहीं। एंड सेकंड थिंग, हमारा एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मतलब एक 16 साल का लड़का भी जिसने आज तक साइकिल नहीं चलाई है या किसी को चलाते हुए देखा तक नहीं है, वो भी एकदम से नहीं चलाने लग जाएगा जब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा। मतलब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी, और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन से ही क्या होगी? हमारी लर्निंग। ठीक है, ये दोनों ही होनी जरूरी है। कौन सी? परिपक्वता और अनुभव। ठीक है, तो चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर नर्चर डिबेट। देखिए, जब भी नेचर नर्चर आए तो नेचर का मतलब क्या है? हमारा हेरिडिटी, मतलब वो चीजें जो हमें नेचर की तरफ से मिली हैं, हमें वंशानुगत से मिली हैं। और नर्चर का मतलब होता है इन्वायरमेंट। नर्चर मतलब पोषण, की हमें पाला किस तरीके से गया है। ठीक है, और प्रकृति मतलब हेरिडिटी या वंशानुक्रम। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीम्स अप्रोप्रिएट टू यू? यस, कौन सा स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है प्रकृति पालन पोषण विवाद में? ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं भाई। खाली स्लेट के समान है, चरित्र प्रवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। जी नहीं, ये केवल और केवल इन्वायरमेंट को ही महत्व दे रहे हैं। हेरिडिटी के तो खाली स्लेट बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, पूरा महत्व होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं, बिल्कुल सही बात है, और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, ये बात सही लग रही है। बच्चे अनुवांशिक रूप से उस तरफ से परिवर्तित होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं भाई, अनुवांशिक रूप से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3, दैट heredity and environment are inseparably interwoven and both influence development। बिल्कुल सही बात है, और यही है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 3।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, यस, कौन सी प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है? एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीव्स एंड एक्सपेक्टेशन, पहला ही सही लग रहा है भाई। एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन या घुलने मिलने या समायोजन की, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो भाई कहाँ से उठा लिया इन्होंने, जीन पियाजे से उठा लिया। सोशलाइजेशन की तो बात ही नहीं की जीन पियाजे ने। लर्निंग टू क्रिटिक टू कल्चर ऑफ ए सोसाइटी, नहीं नहीं नहीं, क्रिटिक की बात तो नहीं है, आलोचना करना तो बिल्कुल भी नहीं है। मित्रों के साथ सामाजिक बनने की है, लेकिन उसका एक पार्ट है। जो असली जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। मतलब जिस समाज में हम रहते हैं वहां की जो वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं और एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको एक्वायर करने की जो एक प्रोसेस है उसको हम कहते हैं क्या? सोशलाइजेशन। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। पियाजे से आया भाई। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। ठीक बात है जी। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? कंजर्व नहीं कर पाते हैं बच्चे, उसके लिए जो उत्तरदायी चीज है वो क्या है? देखिए अब देख लेते हैं भाई। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, ऐसा ये जो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग है या परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की जो हमारी योग्यता है वो आती है फॉर्मल ऑपरेशनल में या औपचारिक संक्रियात्मक में, जो कि 4th स्टेज है, जबकि हम 3rd स्टेज में कंजर्व करना सीख जाते हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, आफ्टर दैट पर्सनल फेबल या व्यक्तिगत कल्पित कथा, ऐसा भी कुछ नहीं है। विचारों की अनुत्क्रमणीयता, पलट न सकने, वेरी गुड, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ये ही हमारा आंसर होना चाहिए। 4th भी देख लेते हैं, लैक ऑफ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, नहीं, हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तो भाई 3rd स्टेज में भी नहीं होती, तो फिर उसमें कैसे आ जाती है? तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब देखिए, विचार की अनुत्क्रमणीयता या पलट न सकने को क्या कहेंगे हम? देखिए, जैसे कि मैं कहूंगा कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज का मतलब क्या है? 2 to 7 ईयर्स। ठीक है जी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का काल क्या है? 2 से 7 वर्ष। अब इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो चीजों को पलट नहीं सकते हैं, मतलब पलट के नहीं समझ सकते हैं। पलटने का मतलब क्या है कि अगर आप कहेंगे बच्चे को कि 2 + 3 = 5, ठीक है, उनके लिए ये बात ठीक है। लेकिन अगर आप यही कहेंगे कि भाई, अगर हम ये कहेंगे ना कि ये और ये एक ही बात है, तो वो ये चीज समझ ही नहीं सकता। वो कहेगा जी ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, ये एक कहाँ से हो गया? ठीक है, जबकि आपको पता है कि हमने इसी को पलट दिया है। तो बच्चा ऐसा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो चीजों को कंजर्व नहीं कर पाता है। कंजर्व मतलब याद नहीं कर पाता या संरक्षित नहीं कर पाता है। अब हमें ये चीजें रटने की जरूरत नहीं है, हमें इनका पता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम चीजों को कंजर्व कर पा रहे हैं। लेकिन बच्चा कंजर्व नहीं कर पाता है, तो वो केवल इन चीजों को रटता है कि ये जो साइन है ये प्लस का है, इसका मतलब क्या है कि भाई 3 टॉफियां थी, उनमें 2 और आ गई, तो टोटल कितनी होगी जी? 5। ठीक है, और इसका मतलब क्या है? माइनस है, मतलब घटाना है कि जी 5 टॉफियां थी और 5 में से 2 चली गई, तो बची कितनी? 3। वो कुछ ऐसे सोचता है। ठीक है, वो इन दोनों को एक करके नहीं देख सकता है और जिससे वो कंजर्व नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू पियाजेज थ्योरी, चिल्ड्रंस लर्न बाय, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? यस, जो पियाजे हैं उन्होंने थ्योरी कौन सी दी है? थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चा स्वयं अपने ही प्रयासों से, अपने इन्वायरमेंट से कुछ ना कुछ अपने ज्ञान का निर्माण करता रहता है खुद से। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि भाई क्या कहना चाहते हैं पियाजे। मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, मेमोराइजिंग की बात बिल्कुल भी नहीं की है, निर्माण की बात की है, कंस्ट्रक्शन की बात की है। स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय मोर एबल, ये तो भाई बात वाइगोत्स्की की होती तो बिल्कुल सही होती, लेकिन पियाजे की बात चल रही तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन, अनुकूलन की प्रक्रियाएं, ये बात सही है। देखिए एडेप्टेशन जो होता है हमारा, उसके अंदर 2 चीजें आ जाती हैं। एक आ जाता है हमारा एसिमिलेशन या आत्मसात्करण कहा, और एक आ जाता है अकोमोडेशन। ठीक है, या जिसको कहा जाता है समायोजन हिंदी में। ठीक है, और ये दोनों ही प्रोसेसेस किसके पार्ट हैं? एडेप्टेशन के या अनुकूलन के। ठीक है, तो ये बात जरूर कही है पियाजे ने।
ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं, चेंजिंग देयर बिहेवियर व्हेन ऑफर्ड एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स। यस, रिवॉर्ड की बात नहीं कही है, मीन टू से ऑप्शन नंबर 3 ही होगा हमारा आंसर बिल्कुल सही। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन वाइगोत्स्की का आ गया भाई, अभी वाइगोत्स्की को ही याद कर रहे थे, वहीं से आ गया। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यस जेडपीडी की बात चल रही है भाई, ठीक है। जेडपीडी क्या होता है भाई, देखो एक चीज को समझो। सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीटेट, आप सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपने अपने आप से पहली बार टेस्ट दिया और आपके मार्क्स आए 80, ठीक है। उसके बाद में आपने यूट्यूब चैनल पर आए, आपने कोर्स लिया, आपने वहां से सीखा, और सीखने के बाद में अब आपके मार्क्स बढ़ के हो गए हैं, अब की बार मान लो आपके आए 95, ठीक है। सीटेट क्रैक हो गया, क्लियर हो गया, 90 पे हो जाता है। तो ये जो बढ़े हुए 15 मार्क्स होते हैं ना, जो आप खुद से नहीं ला पा रहे थे, लेकिन आपने किसी की मदद से, किसी की स्कैफोल्डिंग से, और किसी मतलब कौन MKO है ना, ऐसी ऐसी टर्म्स दिए इन्होंने। और अगर आपको नहीं पता है वाइगोत्स्की के बारे में ज़्यादा, तो आप वीडियोस में जाके हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बढ़े हुए 15 मार्क्स हैं, ये क्या रहेंगे हमारे ZPD। ये वो जोन है जो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में था, मतलब जो बढ़ा है, ठीक है, या समीपस्थ में था, ठीक है। तो देख लेते हैं जो ऑप्शंस को। जोन डीमार्किंग द सपोर्ट ऑफर्ड बाय द टीचर, नहीं, सपोर्ट की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पर। द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विद असिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शंस पे देख लेते हैं। द अमाउंट एंड नेचर ऑफ सपोर्ट प्रोवाइडेड टू द चाइल्ड टू अचीव हर पोटेंशियल, जी नहीं, ये फिर से स्कैफोल्डिंग की बात चल रही है। What the child can do on her own which cannot be assessed, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई, कैन नॉट बी असेस्ड की बात तो नहीं कही है। ऑप्शन नंबर 2 ही बिल्कुल सही होगा। क्या, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर। देखिए, स्वयं कर सकने वाले मतलब 80 मार्क्स, और सहायता के साथ कर सकने वाले 95 मार्क्स, मतलब 15 मार्क्स का ये जो गैप है, यही हमारा क्या कहलाता है, ZPD। ओके, तो चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19। एक बहुसांस्कृतिक कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित हो। A teacher in a multicultural classroom would ensure that the assessment considers the following। assessment में क्या होना चाहिए, reliability and validity of our assessment tool। यस, बात तो सही लग रही है। और ऑप्शंस भी देख लेते हैं भाई, कि भाई विश्वसनीयता तथा वैधता तो होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बाय कंप्लाइंग विद द मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के न्यूनतम सत्रों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना। हाँ नहीं, हम विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं के लिए काम नहीं कर रहे, हम बच्चे के लिए काम कर रहे हैं भाई। आकलन उपकरण के मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ असेसमेंट टूल्स, जी नहीं, ये भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं होगी। अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यस ये बिल्कुल सही बात है। सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ हर स्टूडेंट्स, हमें उनके अकॉर्डिंग ही पढ़ाना है, बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। हालांकि रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी सही था, लेकिन उससे भी ज़्यादा सही क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 4, और यही होगा हमारा आंसर। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और भाई ये देखिए, ये स्कैनिंग में ही ये थोड़ा सा कट गया है, तो एडजस्ट कर लेना, बाकी मैं पढ़ के बता दूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एन अपर प्राइमरी स्कूल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम वुड foresee the following role of students in their own assessment। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। यस, क्या देखा जाएगा भाई, मेक डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर हाउ मार्क्स वुड बी कोरिलेटेड टू स्टूडेंट्स अचीवमेंट एंड प्रेस्टीज इन क्लास। बिल्कुल गलत बात है भाई, कि एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना, किस प्रकार विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा अंकों के साथ सह संबंध किया जाएगा। हमें भाई अंकों के ऊपर जोर नहीं देना है। स्टूडेंट्स वुड बी द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ देयर ओन असेसमेंट, ये भी कोई बात सही नहीं कि भाई विद्यार्थी ही एकमात्र निर्धारक हों। विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे, ये बात सही जा रही है भाई, कि विद्यार्थियों को भी इन्वॉल्व किया जाए असेसमेंट के अंदर, कि भाई ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई चाइल्ड सेंटर्ड है, हमें बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है। कोई बच्चा किसी चीज में अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा दूसरी चीज में ज्यादा अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा जीनियस भी हो सकता है और कोई बच्चा MR भी हो सकता है। इंक्लूसिव एजुकेशन की बातें हैं ना आजकल, तो
ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें स्टूडेंट्स की राय भी जाननी चाहिए। डिनाइंग दैट असेसमेंट हैज अ रोल इन टीचिंग लर्निंग, अरे नहीं भाई ऐसा कुछ थोड़ी है, टीचिंग लर्निंग का तो एक इंटीग्रल पार्ट है असेसमेंट, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी वेरी राइट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। और यस, अभी इसी की बात कर रहे थे, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि द रैशनल बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज दैट, यस क्या है, देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, हमें इंक्लूड करना है, वी हैव टू इंक्लूड ईच एंड एवरी चाइल्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, चाहे वो वंचित वर्ग से है, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो मार्जिनलाइज सेक्शन से है, चाहे वो दिव्यांग है, जो मर्जी है, हमें सबको इंक्लूड करना है। सोसाइटी इज हिट्रोजीनियस एंड स्कूल्स नीड टू बी इंक्लूसिव टू कैटर द हिट्रोजीनियस सोसाइटी, पहला ही बिल्कुल सही जा रहा है भाई। यस, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। वी नीड टू टेक पिटी ऑन, अरे पिटी क्यों करेंगे भाई, हम दया की आवश्यकता नहीं है उनको हमारी। इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव टू प्रोवाइड फॉर सेपरेट स्कूल्स, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई हम इसलिए करेंगे, नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन से और बहुत फायदे होते हैं। द बेंचमार्क्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ईच चाइल्ड शुड बी यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड, ऐसा भी नहीं है भाई। असली बात यही है कि भाई सोसाइटी हिट्रोजीनियस है और हमें स्कूल्स को भी इंक्लूसिव बनाना पड़ेगा उनकी नीड को कैटर करने के लिए। ठीक है जी, तो यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1, क्या कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। Which one of the following would be the most effective way to identify a creative child by the teacher? कौन सा तरीका सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? यस, कैसे होगा? ऑब्जर्विंग हाई द चाइल्ड इंटरेक्ट्स विद पीयर्स इन टीम टास्क, नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, क्रिएटिविटी की ये तो बात नहीं है। ठीक है, एडमिनिस्टर्ड स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस का क्रिएटिविटी से क्या लेना देना भाई। ठीक है, गिविंग ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, ये भी बात गलत है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से हम थोड़ी जान पाएंगे। ठीक है, डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड स्पेशली व्हेन शी सोल्व्स प्रॉब्लम्स, यस ये बात बिल्कुल सही है कि हम एक डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन करेंगे, विस्तृत रूप से अवलोकन करेंगे, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। ठीक है जी, और यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्रिएटिविटी से मतलब क्या है कि हमारे अंदर एक अलग ही एबिलिटी है प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की, हम डाइवर्जेंट थिंकिंग रखते हैं, हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, और जब बच्चा प्रॉब्लम सोल्व करेगा, यदि तब हम उसको ध्यान से देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि दैट दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज क्रिएटिव। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। A teacher can effectively respond to the needs of students from disadvantaged sections of society by, एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। यस, कैसे कर सकती है? अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। क्यों कहना भाई? ठीक है, वो अपने आप सीखेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे तो फिर भेदभाव बढ़ेगा ना, उनको पता चलेगा कि भाई ये वंचित वर्ग से है, हम बिना वंचित वर्ग से हैं, तो वो तो गलत बात है। विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं, ये बात सही जा रही है भाई। ठीक है, खुद के ऊपर विचार करना कि भाई मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ, या जो स्कूल का जो सिस्टम है वो कहाँ पे इनके साथ भेदभाव करता है। ठीक है, और भी ऑप्शन देख लेते हैं। ensuring that the children do not get a chance to interact with each other to minimize the chances of their being bullied, ऐसा तो कुछ नहीं, उन्हें प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए सुनिश्चित करना आपस में, नहीं नहीं नहीं, आप बच्चों को अनोन्य क्रिया करने से रोकेंगे, बिल्कुल गलत बात है। वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन करें। देखिए भाई, संवेदनशील तो सबको ही बनाना है, क्या उनको स्पेशल बनाना है? ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। क्या? रिफ्लेक्टिंग ऑन द स्कूल सिस्टम एंड हरसेल्फ अबाउट वेरियस वेज इन विच बायसेस एंड स्टीरियोटाइप्स सरफेस, कि भाई खुद के ऊपर भी और स्कूल के सिस्टम के ऊपर भी ये देखना, उन चीजों को पहचानना, उनके ऊपर काम करना जिससे बायसनेस आती है, जिनसे पक्षपात होता है, या जो रूढ़िबद्धता से जुड़े हुए हैं,
और यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसर्च हैज पॉइंटेड आउट दैट सेवरल लेवल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट इन स्कूल्स। स्कूल में भाई बड़ा पक्षपात है, रिसर्च ने ये बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एट अपर प्राइमरी लेवल। कौन सा एक डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल नहीं है या पक्षपात या विभेदीकरण का एग्जाम्पल नहीं है, वो बताना है। मैनी टीचर्स यूज ओनली लेक्चर मेथड टू टीच। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें फिर डिस्क्रिमिनेशन कहाँ से आ गया भाई? होपफुली यही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 ही होना चाहिए हमारा आंसर। देख लेते हैं। मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। हाँ, अगर ऐसा होता है तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, बिल्कुल सही बात है। लड़कियों को गणित तथा विज्ञान जैसे विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, बिल्कुल ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। अध्यापकों के निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों की बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं, ये भी डिस्क्रिमिनेशन है। और क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 कि भाई लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हो रहा है? हाँ, इतना सही मेथड नहीं है मैं कहूंगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं झलक रहा है, तो यही होगा हमारा आंसर सही, ऑप्शन नंबर 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ दीज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी। इनमें से अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की विशेषता है। यस, क्या विशेषता है? एन IQ बिलो 50? ऐसा कुछ नहीं है भाई। एबोव एवरेज भी बच्चे लर्निंग डिसेबल हो सकते हैं। बुलिंग अदर चिल्ड्रन, ये तो कोई विशेषता नहीं है भाई। डूइंग द सेम मोटर एक्शन, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया बार बार दोहराना, ये भी कोई जरूरी बात नहीं है। डिफिकल्टी इन रीडिंग फ्लुएंटली एंड रिवर्सिंग वर्ड्स, यस ये बिल्कुल सही बात है। इट इज ए टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी की धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट जाने में कठिनाई। ठीक है जी, ये बिल्कुल सही बात है। और ये किसकी बात कर रहे हैं? डिसलेक्सिया की। ठीक है, तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर 26, which one of the following statements best describe why children should be encouraged to ask question in the class। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? क्यों करना चाहिए भाई? क्वेश्चन इंक्रीज द क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन, ये बिल्कुल सही बात है भाई, लेकिन हमें बेस्ट को ढूंढना है। ठीक है, जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। क्वेश्चंस टेक लर्निंग फॉरवर्ड बाय इंटरेक्शन एंड लीड टू कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, ये भी बिल्कुल सही बात है भाई, ये पहले वाले से ज्यादा सही है मैं कहूंगा। चिल्ड्रन नीड टू प्रैक्टिस देयर लैंग्वेज स्किल्स, बिल्कुल सही बात है। भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तक भी मैं कहूंगा सेकंड वाला तीनों में ज्यादा सही है। जिन चीजों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवा के उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनके बुद्धि की कमी है, बिल्कुल गलत, ये तो होगा ही नहीं। और जो बाकी 3 बचे हैं उनमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्या? कि क्वेश्चंस टेक लर्निंग फॉरवर्ड बाय इंटरेक्शंस एंड लीड टू कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। प्रश्न अनोन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा की ओर बढ़ते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स प्रैक्टिसेस विल ब्रिंग आउट द बेस्ट इन स्टूडेंट्स। यस, कौन सी ऐसी आकलन पद्धति है जो विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? यस, कौन सी होगी? When students are required to produce facts as test via multiple choice question, जी नहीं, ये तो ऐसी कोई सही बात नहीं कि भाई रिप्रोड्यूस फैक्ट्स की बात करें कि भाई हम फैक्ट्स को दोबारा से प्रेजेंट कर दें, बिल्कुल सही नहीं होगा। When conceptual change and students alternative solutions are assessed through several different methods of assessment, ये बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, और ऑप्शन भी देख लेते हैं। जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए और स्थान सफलता का मात्र निर्धारक होते हैं, मात्र एकमात्र निर्धारक तो भाई होगा ही नहीं। जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है, when emphasis is laid upon positive correlation between test score and students ability। देखिए, टेस्ट स्कोर के साथ में जोड़ना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही बिल्कुल सही जा रहा है। क्या? जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों को वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विविध विधियों के द्वारा
आकलित किया जाता है। यस, हमें डिफरेंट मेथड्स को अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। द अमाउंट एंड टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग टू ए चाइल्ड वुड चेंज डिपेंडिंग ऑन द, यस, बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। यस, किस बात पर निर्भर करता है? अध्यापिका की मनोदशा? जी नहीं भाई, इसके ऊपर क्यों होगा कि भाई आपका मन कर रहा है तो आप उसकी स्कैफोल्डिंग करेंगे, सहायता करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। गलत बात है। ठीक है। कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार? जी नहीं, केवल पुरस्कार के लिए नहीं सीखा जा सकता। बच्चे का निष्पादन स्तर? ये बात बिल्कुल सही है भाई कि भाई बच्चे का जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चे को स्कैफोल्डिंग दें, ये बात सही जा रही है। इन्नेट एबिलिटीज की बात भी हम नहीं करेंगे कि भाई इन्नेट एबिलिटीज को ही हमें लेके चलना है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, बच्चे का निष्पादन का स्तर। ठीक है जी, जो उसके अभी निष्पादन है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसको स्कैफोल्डिंग करनी है या सहारा देना है या सहायता करनी है, सपोर्ट देनी है। ओके, तो चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि, यस, क्या विश्वास करती हैं कि भाई आप मैथमेटिक्स की टीचर हैं अपर प्राइमरी स्कूल के। ठीक है। स्टूडेंट्स एरर प्रोवाइड इनसाइट इनटू देयर थिंकिंग? बिल्कुल, पहला ही बिल्कुल सही है भाई। विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। बिल्कुल, एरर जो है, एरर से ही तो पता चलेगा कि बच्चा कहाँ पे सीख रहा है, कितना सीख रहा है और आगे कैसे सीखेगा। ठीक है, तो एरर्स होना बहुत अच्छी चीज होती है। नॉट ऑल चिल्ड्रन हैव द एबिलिटी टू स्टडी मैथमेटिक्स इन अपर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई कि सभी को नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ने की योग्यता नहीं होती है, गलत बात है। लड़के गणित को बिना, जब लड़के लड़कियों की बात आ जाए ना, वो तो बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, वहां पे हम जेंडर बायस नहीं कर सकते। विद्यार्थियों को कार्य विधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वह संकल्पना, नहीं नहीं भाई, संकल्पनात्मक आधार को समझना ज्यादा जरूरी है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ही होगा हमारा बिल्कुल सही। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30th एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? विच वन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स डू यू एग्री विद? यस, किससे सहमत है भाई? ए चाइल्ड फेल्स बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग इनफ टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज इन स्कूल्स। लेकिन फिलहाल हम और ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? जी नहीं, वंशानुक्रम को हम कब तक देंगे भाई? ठीक है, ऐसा नहीं है। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है, ये बात बिल्कुल सही जा रही है। एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा आ रही है, ऐसा क्या है भाई? किसी के माता पिता नहीं पढ़े हैं वो तो फिर पढ़ेगा ही नहीं, उसकी तो पूरी जनरेशन ही नहीं पढ़ सकती। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 ही बिल्कुल सही है। ए चाइल्ड्स फेलियर इज ए रिफ्लेक्शन ऑन द सिस्टम एंड इट्स इनएबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द चाइल्ड। ठीक है जी, अगर बच्चा फेल हो रहा है तो बच्चा नहीं, एक्चुअली में सिस्टम फेल हो रहा है। यही होगा हमारा आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3। तो होपफुली आज के वीडियो लेक्चर में आपको काफी बातें समझ में आई होंगी। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विद पवित्रा अकेडमी।